सोचिए, पहाड़ों के बीच सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर अचानक पानी और मलबे की ऐसी लहर आई कि सड़कें गायब हो गई, पुल बह गए, गाड़ियां पानी में समा गई और कई लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। नेपाल में आई ये बाढ़ सिर्फ एक फ्लड नहीं है, ये ऐसी तबाही है जिसने नेपाल से लेकर चीन के तिब्बत और अब भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश तक की चिंता भी बढ़ा दी है। और उससे बड़ा सवाल कि आखिर पहाड़ों में इतना पानी और मलबा एक साथ आया कहां। आज इसी मुद्दे पर हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी खबरें सिर्फ बताई नहीं समझाई जानी चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ हम खबर के शोर से आगे जाकर वो सवाल आपके सामने रखते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति मिश्रा और आप देख रहे हैं HBD। नेपाल के रसुवा और आसपास के इलाकों में आई इस अचानक बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। यहाँ आंकड़े भी लगातार बदल रहे हैं क्योंककि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग नंबर सामने आए हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल और चीन में मिलाकर कम से कम 168 लोगों की मौत हुई है और 1300 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। आंकड़े देख रहे हैं आप। नेपाल में 157 मौतें हुई हैं और चीन के तिब्बत क्षेत्र में 3 मौतों की पुष्टि की गई है। कई विदेशी नागरिक भी लापता हैं, जिनमें भारतीय भी शामिल है। अब कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा समझिए। ये बाढ़ उस इलाके में आई है जहां नेपाल और चीन की सीमा के पास भोटेकोशी नदी बहती है। पहाड़ों से आया पानी और मलबा नीचे की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और फिर इसका असर त्रिशूली नदी के रास्ते आगे पहुंचा और यही नदी जाकर नारायणी नदी बनाती है, जो भारत में पहुंचने के बाद गंडक कहलाती है। मतलब नेपाल में पहाड़ों पर शुरू हुई तबाही का पानी सिर्फ नेपाल तक रुकने वाला नहीं था। इसी वजह से अब बिहार और उत्तर प्रदेश को लेकर भी चिंता बढ़ गई। भारत सरकार ने साफ कहा है कि नेपाल में अचानक बढ़ा पानी गंडक रिवर सिस्टम के जरिए भारत की तरफ आ सकता है। बिहार में वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली समेत कई जिलों में निगरानी बढ़ाई गई है। सीतामढ़ी और शिहोर जैसे इलाकों को भी तैयार रहने को कहा गया है और सिर्फ वार्निंग नहीं दी गई है, वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के सभी 36 गेट्स खोल दिए गए हैं ताकि बढ़े हुए पानी को मैनेज किया जा सके। 27 अगस्त की सुबह तक करीब 1,50,000 क्यूसेक्स पानी छोड़े जाने की जानकारी सामने आई है। NDRF और SDRF की टीम्स को तैयार रखा गया है। इवैक्यूएशन प्लान तैयार रखने, बोट्स और शेल्टर्स की व्यवस्था करने और एम्बैंकमेंट्स पर लगातार नजर रखने को कहा गया है। लेकिन यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है। अभी बिहार और उत्तर प्रदेश में वैसी पैनिक वाली स्थिति नहीं है कि हर जगह बाढ़ आ चुकी है। भारत सरकार के मुताबिक नेपाल साइड पर वाटर लेवल कम हो रहा है और सिचुएशन अंडर कंट्रोल बताई जा रही है, लेकिन क्योंकि पानी का असर गंडक सिस्टम में नीचे की तरफ आ सकता है, इसीलिए बॉर्डर और रिवर साइड इलाकों में हाई अलर्ट रखा गया है। यानी खतरा संभावित है, लेकिन हर जगह बाढ़ आ चुकी है, ऐसा कहना गलत हो। अब वापस नेपाल चलते हैं, क्योंकि असली रहस्य यही है, बाढ़ आखिर आई कैसे। इसको लेकर शुरुआत में 3 बातें सामने आई हैं। पहली संभावना, बर्फ, चट्टान और मलबे का बड़ा हिस्सा पहाड़ से नीचे गिरा और नदी का रास्ता रोक दिया। पानी पीछे जमा होता गया और जब यह अस्थायी रुकावट टूट गई तो अचानक पानी और मलबे की बहुत तेज लहर नीचे की तरफ चली गई। दूसरी संभावना थी भूकंप। बाढ़ के आसपास सिस्मिक एक्टिविटी की खबर आई थी, लेकिन बाद की वैज्ञानिक जांच में तस्वीर कुछ अलग सामने आई। US जियोलॉजिकल सर्वे की असेसमेंट और सैटेलाइट इमेजेस के आधार पर एक्सपर्ट्स ने ग्लेशियर कोलैप्सेस, लैंडस्लाइड को इस घटना की बड़ी वजह माना है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 5200 मीटर की ऊंचाई पर ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा है, जिसके साथ बर्फ, चट्टान और मलबा नदी में पहुंचा। बहुत तेज फ्लड सर्ज बन गया। और तीसरी संभावना थी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। आसान भाषा में समझिए, पहाड़ों पर बर्फ पिघलने से बनी कोई झील अगर अचानक टूट जाए तो उसमें जमा पानी एक साथ नीचे आ सकता है, लेकिन इस घटना में एग्जैक्ट ट्रिगर क्या था, इसकी जांच अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। एक बात जरूर सामने आई है, रसुआ में घटना से पहले भारी बारिश नहीं हुई थी। नेपाल के डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी ने भी कहा कि मंगलवार और बुधवार को इलाके में भारी बारिश नहीं हुई, इसलिए इसे सिर्फ भारी बारिश से आई बाढ़ कहना तो सही नहीं होगा। अब आता है सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल, क्या इसके पीछे चीन की कोई भूमिका है? चाइनीज साइड की तरफ से अर्थक्वेक और आइस अवलेंशी को घटना से जोड़ने वाली बात सामने आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीन ने जानबूझकर पानी छोड़ा या चीन की किसी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से बाढ़ आई। अभी तक ऐसा कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं है, यानी चाइना एंगल को एलिगेशंस नहीं, इन्वेस्टिगेशन के एंगल से देखना होगा।
सैटेलाइट इमेजेस और साइंटिफिक असेसमेंट फिलहाल ग्लेशियर कोलैप्स और आइस रॉक अवलेंच और उसके बाद नदी में बने टेम्परेरी ब्लॉकेज की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन इस डिजास्टर की सबसे परेशान करने वाली बात कुछ और है। ऐसा पहले भी हो चुका है। जुलाई 2025 में इसी भोटेकोशी रसुआ इलाके में अचानक बाढ़ आई थी। उस समय नेपाल के डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी ने कहा था कि लैंडे नदी में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की वजह से फ्लड आया था, यानी इस इलाके में ग्लेशियर और अचानक आने वाली बाढ़ का खतरा नया नहीं है। और 2025 की उस घटना के बाद एक बड़ी कमी भी सामने आई थी, वार्निंग सिस्टम। नेपाल के अधिकारियों ने बाद में बताया था कि उन्हें इस फ्लड की जानकारी काफी देर से मिली थी और चाइना की तरफ से पहले से फ्लड वार्निंग देने का कोई फॉर्मल सिस्टम मौजूद नहीं था। तो सवाल ये बनता है कि जब 1 साल पहले इसी इलाके में ऐसी घटना हो चुकी थी तो क्या सबक लिया गया? वार्निंग सिस्टम मजबूत करने की कोशिश हुई, नेपाल में ग्लेशियर और फ्लड रिस्क को मॉनिटर करने और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बेहतर करने का काम भी हुआ। लेकिन 2026 में फिर एक ऐसी घटना सामने आ गई जिसमें लोगों को अचानक आती पानी और मलबे की लहर का सामना करना पड़ रहा है। यानी असली चुनौती सिर्फ बाढ़ रोकने की नहीं है, चुनौती है बाढ़ आने से पहले उसकी खबर लोगों तक कितनी जल्दी पहुंच जाती है। अब भारत की तरफ लौट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से फोन पर बात की और इस आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना। भारत ने नेपाल को हर संभव ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने की बात कही है और दोनों देशों की टीम्स रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में कोऑर्डिनेशन कर रही है। इसके साथ भारत ने राहत सामग्री भेजी है। IAF के C-130J एयरक्राफ्ट के जरिए करीब 10 टन की HADR यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ सामग्री भेजी गई है, जिसमें टेम्परेरी शेल्टर्स, ब्लैंकेट्स, हाइजीन किट्स, सोलर लैंप्स और जरूरी मेडिसिन शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बात की है और बॉर्डर एरियाज में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, रेस्क्यू टीम्स और NDRF को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन इस पूरी कहानी को सिर्फ नेपाल की ट्रेजेडी मानकर आगे बढ़ जाना आसान नहीं होगा, क्योंकि हिमालय में जो होता है उसका असर हमेशा पहाड़ों तक सीमित नहीं रहता। एक ग्लेशियर टूटता है, एक नदी अचानक रास्ता बदलती है और वही पानी कुछ घंटों बाद भारत के मैदानी इलाकों तक पहुंच जाता है। आज नेपाल में सवाल है कि वार्निंग क्यों नहीं पहुंची। कल यही सवाल बिहार और यूपी में भी पूछा जा सकता है। क्या हमने खतरे को समय रहते समझ लिया था? इन तस्वीरों में सिर्फ ये पानी नहीं बह रहा है, किसी का घर बहा है, किसी की उम्मीद बह गई है, किसी का अपना और किसी का सपना बह गया है। और पहाड़ों से आया ये सैलाब हमें बता गया है कि कुछ तबाहियां इतनी तेज होती हैं कि इंसान को संभलने तक का वक्त नहीं मिलता। शायद हम प्रकृति को रोक नहीं सकते, लेकिन किसी माँ को अपने बच्चे को बचाने के लिए आखिरी पल तक इंतजार ना करना पड़े, इसके लिए तैयारी जरूर कर सकते हैं। कुदरत को रोकना शायद हमारे हाथ में नहीं, लेकिन वार्निंग सिस्टम मजबूत करना, नदी पर लगातार नजर रखना, लोगों को समय पर अलर्ट करना और रेस्क्यू टीम्स को पहले से तैयार रखना हमारे हाथ में जरूर है। नेपाल की तबाही सिर्फ पानी की कहानी नहीं है, ये हिमालय की एक और चेतावनी है। पहाड़ टूटने की आवाज शायद बहुत दूर तक नहीं जाती, लेकिन उसका पानी जरूर जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी किसी बड़ी अपडेट्स के साथ और इस खबर की भी अपडेट्स मैं आपको देती रहूंगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए HB डिकोड। धन्यवाद।